नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। 1 फरवरी 2025 को देश का बजट आ रहा है। इस बजट से व्यापारियों, इंडस्ट्री, महिलाओं सबकी अपेक्षा रहती है कि वो बजट उनके लिए अच्छा हो। इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और इस बजट में क्या होना चाहिए, इन सब के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुकेश सिंह जी, जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पर। पहला सवाल कि किस तरीके का बजट होना चाहिए इस बार? देखिए, ये बड़ा वृहद सवाल है। बजट ऐसा होना चाहिए जो आसानी से समझा जा सके और समाज के हर वर्ग को सूट करता हो, तभी वो एक अच्छा बजट माना जाता है। चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, किसी भी हर सेक्टर को अगर कोई बजट कवर करता है तो होना चाहिए। मैं इंडस्ट्री रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सवालों का जवाब दूंगा। कई बार ये होता है, सवाल बनता है कि बजट आता है और बजट चला जाता है। लोगों की आम जन भावना में और आम जन में ये बजट क्लियर लोगों को समझ नहीं आता। जूता सस्ता हो गया, मसाला सस्ता हो गया, टॉफ़ी सस्ती हो गई, ये महंगा हो गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको कुछ फ़र्क दिखता नहीं है। तो बजट को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो किस तरीके का बजट होना चाहिए? देखिए, अगर आसान और किस इंडस्ट्री में राहत होनी चाहिए कि आम आदमी तक वो राहत पहुंचे भी? देखिए, आसान तरीके से बजट को समझने के लिए, देखिए, अगर आप घरेलू महिलाओं की बात करेंगे तो अगर उनके लिए बजट में कुछ नहीं है तो वो बजट को इग्नोर कर देंगी। भाई, उनके लिए क्या है, सिलेंडर है, मसाले हैं, घर की हाउस होल्ड की चीज़ें। ऐसे ही अगर एजुकेशन सेक्टर में आएगी तो पढ़ाई महंगी हुई, सस्ती हुई, प्राइवेट कॉलेजेस को क्या मिला, गवर्नमेंट कॉलेजेस को क्या मिला, सैलरी में क्या मिला, टैक्स में क्या मिला, ऐसे करके ना बजट को समझने के लिए आपको क्लासिफिकेशन हर सेक्टर का करना पड़ता है कि बजट में, इसीलिए कहा जाता है ना कि बजट में किसको क्या मिला। तो हर समाज का हर तबका अपने इंटरेस्ट में बजट को इवैल्यूएट करता है। मैं इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, तो इंडस्ट्री ये देखती है कि हमारे बहुत सारे टैक्स कंप्लाइंसेस होते हैं। अगर हम एमएसएमई यूनिट चलाते हैं, हैवी इंडस्ट्री चलाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि टैक्स कंप्लायंस में हमको क्या रिबेट मिला। एम्प्लॉयज़ देखते हैं कि उनको इनकम टैक्स स्लैब में क्या मिला। इंडिविजुअली हम भी देखेंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या। तो समाज का हर तबका अपने अपने तरीके से बजट को इवैल्यूएट करता है। तो इसीलिए जो शुरू में मैंने कहा, अच्छा बजट वही होता है जो लार्जर लेवल पर सबको कुछ न कुछ रिलीफ दे करके जाए और कुछ न कुछ समाज को मिले। हमने खुदरा व्यापारी और रिटेल सेक्टर में भी बात की, तो उनका ये कहना था कि जो इनकम टैक्स की स्लैब है उसको लेकर वो चाहते हैं कि इस बार 15 लाख तक इनकम टैक्स की स्लैब में छूट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर बहुत कम परसेंटेज है जो इनकम टैक्स पे ही है आज की डेट में। और तो क्या 15 लाख तक छूट होने से लोगों को राहत मिलेगी, या जो लोग टैक्स नहीं देते उनको तो 15 लाख हो या 10 लाख हो उनको कोई फर्क नहीं? देखिए जितेश जी, अब जब से मोदी जी की सरकार आई है यूनियन गवर्नमेंट में, देखिए ये व्यापारी भी अब इस चीज़ को समझ गया है कि उसको अगर इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से चलाना है तो उसको सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। कंप्लायंसेस को अगर कोई नहीं करेगा तो इंडस्ट्री वो 1 दिन 2 दिन चला पाएगा। उसके बाद, जैसे आपको याद हो, जीएसटी जब आया था तो बड़ा हाई तबाह मचा था, बट धीरे धीरे हर व्यक्ति को जीएसटी देने की आदत पड़ गई। हम लोग भी शुरू में चिल्लाते थे कि अभी भी जीएसटी कंप्लायंसेस को लेकर के जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट के साथ काम करती है उसमें बहुत सारे अभी भी हिकअप्स हैं। उसके लिए उचित फोरम पे हम लोग बात उठाते रहते हैं। तो इनकम टैक्स स्लैब में जितनी भी छूट मिलेगी, ज़्यादा छूट मिलने से इंडिविजुअल लेवल पर एक बड़े वर्ग को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उसमें टीचर भी हैं, उसमें सर्विस वाले भी हैं, उसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, सभी लोग हैं। तो अगर छूट की अपेक्षा तो हर व्यक्ति करता है कि उसको उसकी जो इनकम आ रही है मंथली, अगर उसमें बड़ा स्लैब उसको मिलता है तो उसको काफ़ी कुछ पैसा उसको सेविंग में मिलता है। जीएसटी की आपने बात की, हालांकि जीएसटी के लिए एक गवर्निंग काउंसिल है अलग से। जीएसटी को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी मन में सवाल रहते हैं और अभी भी हैं। हालांकि जीएसटी को लागू हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 6 साल से ज़्यादा, लेकिन आज भी कई सवाल हैं। खासकर जो व्यापारी हैं वो जीएसटी को लेकर अभी भी डरे हुए रहते हैं। किस तरीके की योजनाओं में बदलाव आना चाहिए कि जीएसटी आसान हो जाए? बेसिक बात समझिए, जीएसटी में क्या बेसिक भ्रांति है। मोटे तौर पे तो इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बट मोटे तौर पे समझिए कि मान लिए आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपने कोई बिल रेज कर दिया
गवर्नमेंट से आपको पेमेंट तो तभी आएगी जब आप बिल रेज करेंगे। तो आपने बिल रेज किया तो उसका जो कंप्लायंस है, यानी आपको जीएसटी एक सीमा के अंदर आपको जीएसटी जमा करनी है। ठीक, गवर्नमेंट में कोई गारंटी नहीं कि आपका पेमेंट कब आएगा। ठीक है, मान लिया 1 करोड़ रुपए का काम किया, 18% की जीएसटी 18 लाख रुपए हुई, आज आपने बिल किया तो आपको 30 दिन 20 दिन 25 दिन के अंदर आपको जीएसटी भरनी है। अब गवर्नमेंट आपको पेमेंट करती है 6 महीने बाद। ठीक, तो आपने 18 लाख आपका ब्लॉक हो गया। अब वो पैसा आपको 18 लाख आपका ब्लॉक रहेगा तब तक जब तक गवर्नमेंट आपको देने देगी। अगले महीने इसी तरह जिसका बड़ा बिल है उसका बड़ा चंक ब्लॉक होता है। तो एक ये जो समस्या है कि बिल जनरेट होने के दिन से आपको भरना है, ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई आपने बिल रेज कर दिया तो आपको भरना है। और अगर आपके ऐसे मल्टीपल 100 बिल हो गए तो आप जीएसटी भरते भरते ही परेशान है। तो एक समस्या है जो इसको बार बार व्यापारी उठाता है कि आखिर इसका निवारण कैसे हो। भाई अगर पेमेंट्स लेट आ रहे हैं या तो पेमेंट्स को भी टाइम बाइंड कर दीजिए कि हमने जीएसटी हमने अगर 30 दिन में जमा करनी है तो गवर्नमेंट भी हमें पेमेंट जो है 30 दिन के अंदर कर दे तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये सॉल्व हो नहीं सकता ना। तो ये एक बड़ी समस्या है जो मैं आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। एक सवाल बार बार ये पिछले 2-3 सालों से बन के आ रहा है कि ई कॉमर्स को लेकर लोगों को ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से जो रिटेल बिजनेसमैन है वो कहीं ना कहीं बहुत होता जा रहा है, बहुत इफेक्ट हुआ है। और ये समस्या अब जब से ये ब्लिंकिट, अमेजॉन और जोमेटो और स्विगी, मतलब इस तरह के बहुत सारे हैं जो आ गए, उससे वाकई है जो रिटेलर है उसको ये परेशानी कि उसका जो काउंटर बिजनेस है वो इफेक्ट हो गया। अब किसी को अगर मैगी खरीदनी है या ग्रोसरी खरीदनी है तो ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दे रहा है या दूसरे से कर दे रहा है। तो वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कहाँ से लेता है वो जाने। अल्टीमेटली प्रोडक्ट वही बिक रहा है, मैगी वही बिक रहा है, लेकिन वो मैगी चेन टूट रही है। यानी जो बीच में आपका होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, वो सब खत्म हो रहा है। फायदा सीधे कंपनी को हो जाता है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है जो इफेक्ट कर रहा है पूरी चेन को, पूरी जो सप्लाई चेन है उसको इफेक्ट कर रहा है। आप यूपी में बिजनेस को देखते हैं, सरकार से आपका जुड़ाव रहता है, इस बजट में यूपी के लिए आपको क्या लगता है किस तरीके के प्रावधान होने चाहिए और क्या होना चाहिए? देखिए, हम लोग एग्रो इकोनॉमी है, यानी कृषि प्रधान है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वैसे भी गवर्नमेंट की बहुत सारी अच्छी स्कीम चल रही है, बट फार्मर्स को अगर वो प्रायोरिटी पे रखेंगे। देखिए 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बार बार। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर हम फार्मर्स को तवज्जो देंगे, यानी ऐसी आउटलेट क्रिएट किए जाए फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को एफपीओज को बढ़ावा दिया जाए, एग्री एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, फार्मर के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए सब्सिडी है वो मिले, अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको अच्छे इंसेंटिव्स मिले, सब्सिडी मिले। तो फार्मर्स के लिए मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अच्छे आउटलेट क्रिएट करे, अच्छी स्कीम्स लाए। फार्मर्स हमारा अगर प्रमोट होगा तो हमारी इकॉनमी काफ़ी स्ट्रेंथन होगी। दूसरा जो है एमएसएमई सेक्टर के लिए टैक्स कंप्लायंसेस में थोड़ी जो है वो ढील दे, वो किस तरीके से देगी वो उनको देखना है, बट एमएसएमई यूनिट्स को स्ट्रेंथन करा, क्योंकि हम 90 लाख से ऊपर एमएसएमईज है हमारे पास में यूपी में। तो एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है जो इकॉनमी को इफेक्ट करता है। तो हम तो यूपी में हम तो ये चाहते हैं कि सारी एमएसएमईज जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब एमएसएमई के लिए केवल यूपी के लिए तो कुछ नहीं मिलेगा, एमएसएमई इन जनरल मिलेगा। तो एमएसएमई के लिए टैक्स कंप्लायंसेस में थोड़ी छूट हो, एमएसएमई की स्कीम, एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए वो मिले। दूसरा, अभी एक ओडीओपी जो स्कीम है उत्तर प्रदेश की, वो भी अब उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है एमएसएमई में कवर होने लगे। तो अगर एमएसएमई स्ट्रेंथन होगा तो ओडीओपी के प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे, आर्टिसंस को भी फ़ायदा होगा, एग्री वालों को भी फ़ायदा होगा, हॉर्टी वालों को भी फ़ायदा होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि एमएसएमईज को तवज्जो मिले और उनको जो है, और फार्मर्स को तवज्जो मिले। 2 एस्पेक्ट है जो मैं देखता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखता हूँ तो इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी। योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो बजट में यूपी को कितना ज़्यादा संभावना आप देख रहे हैं कि, क्योंकि एमएसएमई हो या ओडीओपी हो, इसमें काफ़ी सब्सिडी भी है, तो उसको लेकर किस तरीके और सब्सिडी बढ़ानी चाहिए या कुछ रियायत और मिले उत्तर प्रदेश को कि जिससे कि यहाँ का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो पूरा हो? देखिए, योगी जी की जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने डेलॉयट जैसी कंपनी को हायर किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, जो अपने आप में एक बड़ी कॉम्पिटेंट कंपनी है और वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं डेलॉयट वाले।
तो मैं तो ये देखता हूँ कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी के टारगेट को अचीव करने के लिए और सब्सिक्वेंटली आगे 5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो टारगेट प्राइम मिनिस्टर का है वहाँ तक पहुँचने के लिए यूपी की इकॉनमी का बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आपने देखा होगा करीब 30 लाख करोड़ यहाँ की जीडीपी पिछले वर्ष में रही है। तो वो योगी जी को ही श्रेय जाता है कि उन्होंने जितने भी सेक्टर्स हैं उसको अपने 7 साल के कार्यकाल में, बल्कि 7 साल से ज़्यादा ही हो गया, उसमें उन्होंने स्ट्रेंथन किया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया, एक्सप्रेसवेज बनवाए, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम किया, इंडस्ट्री को लाने के लिए काम किया। तो यूपी में दिन प्रतिदिन पिछले 7-8 सालों में कंटिन्यूस प्रोग्रेस हो रही है। इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इंडस्ट्री आने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल रहा है। तो एक अच्छी पहले तो मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, तो 1 ट्रिलियन इकॉनमी को अपने तयशुदा टाइम में वो अचीव कर लेंगे। एक सवाल ये है मुकेश जी कि पिछले कुछ समय से जो युवा हैं, जो अच्छी सैलरी पैकेज पे हैं या व्यापारी हैं, वो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट में पैसा अब ज़्यादा लग रहा है। खासकर म्यूचुअल फंड ज़्यादा इस समय लोग लगा रहे हैं पैसा। उसमें 1 लाख से ऊपर का अगर आपका प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स है। तो हमने लोगों से जो बात की, उनका कहना है कि इस पे टैक्स का जो रेशियो कम से कम उस पैसे को बढ़ाना चाहिए, 1 लाख से और ऊपर करना चाहिए। किस तरीके, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? देखिए क्या है, एक्सपेक्टेशन जो है ना, जो देखिए आप अभी थोड़ी देर पहले आप इंडिविजुअल टैक्स की बात कर रहे थे इनके में। देखिए जो भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बिहेवियर स्टडी करना चाहिए। देखिए हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, हम हमेशा थोड़ा मिलेगा तो बड़े ज़्यादा मांगेंगे, और ज़्यादा मिलेगा तो और ज़्यादा मांगेंगे। तो ये ठीक है, लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा रोज़ नई स्कीम्स आती हैं बॉन्ड में। बट मैं उसको ये मानता हूँ कि सारी सेविंग्स आदमी को अपने इस तरह के बॉन्ड्स में नहीं करनी चाहिए। आपको अगर आप एसेट्स में, फिजिकल एसेट्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे वो बात फिर वही जो सप्लाई चेन है ना वो टूटती है। आपने जाकर के शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कोई मीडियोकर नहीं है, आप खुद ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें बीच के सारे वो टूट गए। जब आप कोई एसेट बनाते हैं, जब आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं, जब आप कुछ यूनिट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस इन्वेस्टमेंट से प्रभावित होते हैं। तो मैं तो, मेरा कंपैरिजन करने का तरीका अलग है कि मैं तो बहुत म्यूचुअल बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि देखिए वो बिल्कुल रिस्क पर इन्वेस्टमेंट है आपका। आप स्पेकुलेट करते हैं कि इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका होगा। कई बार नहीं होता। मैं अपना खुद का बताऊं, मैं आज से 15-20 साल पहले मैंने बहुत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था। मुझे तो अपने फेस वैल्यू का भी पैसा नहीं मिला। जब 3 साल बाद हमने वो पैसा विड्रॉ किया, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, HDFC, टाइगर ग्रोथ, बहुत सारे, रिलायंस, सब में इन्वेस्ट किया था। सारा पैसा वापस लेने के बाद नुकसान में रहे। तो ऐसा नहीं होता कि वो केवल फायदेमंद बिजनेस है। मार्केट क्रैश करती है, मार्केट स्पेकुलेट होती है, ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ, लेकिन उससे किसी को लाभ नहीं हो रहा। लाभ भी और नुकसान भी आपको हो रहा है। लेकिन जब आप कोई एसेट लगाते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी क्रिएट करते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें पूरी चेन को फायदा होता है। नुकसान वहाँ भी हो सकता है, बट उसमें बहुत सारे लोगों के परिवार चलते हैं। एक रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट सेक्टर को बूम करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए आपको क्या लगता है कि किस तरीके की राहत मिलनी चाहिए? रियल एस्टेट में क्या है कि क्योंकि काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है हाल में। डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी हमारे बिल्डर्स या जो रियल एस्टेट में आए, उन लोगों ने कंज्यूमर के साथ में छलावा किया। ठीक है, कंज्यूमर ने उनको पैसे दे दिए, बैंक से फाइनेंस करा के दे दिए, पोजीशन नहीं मिला, उसके लिए गवर्नमेंट रेरा लेकर के आई, रेरा कंप्लायंस होने लगा। उसके बावजूद अभी भी दिक्कतें हैं। उसमें क्या है, एक आदमी अपनी हार्ड अर्निंग मनी को इन्वेस्ट करता है उनके साथ में, उस पैसे को साइफन करता है। आपने अनगिनत एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें बिल्डर्स ने पैसे को साइफन किया। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। ऑलरेडी रेरा का कंप्लायंस कंपलसरी हो गया है, लेकिन स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की फिर भी जरूरत है। अभी भी रोज आप सुनते हैं कि LDA ने सील कर दिया, VDA ने सील कर दिया, KDA ने सील कर दिया। अभी भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मार्केट को ख़राब करते हैं। तो उसमें बहुतायत जो है, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसका पैसा जो है जाके चंग जो है जाकर के फंसता है। तो कंप्लायंस स्ट्रिक्टली मॉनिटर होनी चाहिए। आप इंडो अमेरिकन चैम्बर से जुड़े हुए हैं, और भी आपके जैसे CII है और भी हैं, उनको आप सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बजट अब 2 ही दिन बचा है आने को,
किस तरीके का बजट ओवरऑल आप चाहते हैं कि आए जो सबके लिए बेहतर हो? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि बजट एक ऐसा आए जो आम जनमानस के लिए तो हो ही हो, मतलब जो बेसिक यूज़ की चीज़ें हैं वो थोड़ी कंपैरेटिवली सस्ती हो, बट ओवरऑल अगर ग्रोथ करनी है तो आपको सारे सेक्टर्स को आपको ऐसा देना पड़ेगा कि सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में अच्छा करें। इंडस्ट्री भी अच्छा करे, एजुकेशन वाले भी अच्छा करें, टीचर्स भी अच्छा करें, सर्विस क्लास भी अच्छा करे, मिडिल क्लास भी अच्छा करे। तो एक ऐसा बजट लाना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन जो है पूरे समाज के हर सेक्टर्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, मतलब ऐसी स्कीम्स लाएं जिसमें जैसे स्टार्टअप शुरू हुआ था, लोग स्टार्टअप जो है अब खुद एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, तो ऐसा बजट लेकर के आए जिसमें हर एक के लिए कुछ ना कुछ ऐसे इंसेंटिव्स को प्रमोट करना चाहिए जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। यानी एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उन सेक्टर्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें लोग सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढें, अगर खुद भी कुछ करते हैं तो वो स्टार्टअप में इंसेंटिव्स इतने अच्छे हों कि वो उससे अट्रैक्ट हों। उनको कोलैटरल फ्री लोन की व्यवस्था करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो कोलैटरल फ्री हम लोग सुनते हैं, बट कोलैटरल फ्री होता नहीं है। बैंक के पास आप जाते हो तो बैंक अपने नियमों से चलता है, तो वहाँ भी गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जरूरत है। 16, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 16 लाख 18 लाख ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। तो अगर वो सिर्फ नौकरी ढूंढेंगे तो स्टेट हमारा ग्रो नहीं करेगा। तो अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की जाते हैं तो उनके लिए सारे जो स्किल डेवलपमेंट हैं उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, उनके लिए कोर्सेज निकालें। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल है कि थोड़ा पॉलिटिकल है। बजट में पिछले लंबे समय से राशन एक बड़े वर्ग को दिया जा रहा है मुफ्त में। दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में आप देख रहे हैं कोई 2000 देने की बात कर रहा है, कोई 2500 रुपये देने की बात कर रहा है, कोई फ्री बिजली है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इसका प्रेशर उन लोगों पर पड़ता है जो ईमानदारी से सारी चीज़ें पूरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल पड़ता है। स्पेशली अगर आप दिल्ली की बात करो तो जब से केजरीवाल जी की सरकार वहाँ पर आई है तो उन्होंने लोगों को फ्रीबीज देने की आदत डाली। फ्रीबीज सही मायने में ख़राब होता है। फ्रीबीज पहली बात तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। देखिए, अगर राशन बीजेपी सरकार देती है तो ऐसे लोगों को देती है जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं। वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड फ्री राशन नहीं है, गरीब को मिलता है। और गरीब को, मैं तो जो हम आप अपने घर में जो काम करते हैं उनसे पूछिए, एक्चुअली वो उनके फैमिली को बड़ा सपोर्ट होता है जो फ्री राशन मिलता है। तो हर फ्रीबीज खराब नहीं होता, बट पॉलिटिकली अगर कोई फ्रीबीज ऑफर किया जाता है जो केजरीवाल जी की सरकार करती है, वो सोसाइटी के लिए डेंजरस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मुकेश सिंह जी को, जिनका कहना है कि जो इस बार का बजट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि जो युवा हैं उनके लिए नई तरीके की योजनाएं लाएं और बिजनेस को बढ़ावा जितना ज़्यादा मिलेगा देश उतनी ही तरक्की करेगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।